एक क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे कि किसान तो अपना फसल उपजा लेते हैं, उनका रेट अपने तय नहीं कर पाते क्योंकि तो बड़े बड़े कंपनियां अपना जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपना रेट खुद तय करता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। अभी तक हम लोग एक चीज़ को सोच के चले हैं कि किसान अपना सभी तरह का अनाज उपजाते हैं समय समय पे। जी। धान है, गेहूं है, मक्का, जो भी है सारा चीज़ को। पर किसी भी किसान का पास आप जल्दी नहीं देखिएगा कि अनाज भंडार। नमस्कार, मैं धर्मवीर कुमार, आप लोग देख रहे हैं द नालंदा स्टोरी न्यूज़। अभी मैं बिहार शिव के भावी विधायक मनोज कुमार ताती जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज कुछ बिहार शिव के डेवलपमेंट के बारे में वो कुछ जानते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धर्मवीर जी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो आप नालंदा का न्यूज आप पूरे क्षेत्रों का उठा करके आप राज्य स्तरीय पर भेजते हैं, जिससे लोगों को तक मैसेज पहुंचता है। इसलिए मैं आपको स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। सर, बिहार शिव में जब से मेयर बने और उसके पहले क्या डेवलपमेंट है बिहार शिव का? जब से मेयर का हम लोग इलेक्शन जीते हैं जी, उससे पहले हम लोग प्री प्लानिंग किए थे कि नालंदा बिहार से नगर निगम को जो है जी, हम लोग को क्या और कैसे काम करना है। जी, आज तक आज़ादी के बाद से जी, जनता के बीच में एक भी दो भी कोई भी मेयर नजर नहीं आते थे। जी, हम लोग कंटिन्यू जनता के बीच में रहते हैं। जी, समस्या जो भी हो, जैसा स्थिति और परिस्थिति हो, जनता के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। इसलिए उनका विश्वास को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं और उन्हीं के लिए काम करना है ना। तो हम लोग आज बिहार शरीफ का 2 साल पहले जी, जो था बिहार शरीफ, मैंने 2021 में 20 में देखते जी, और आज देखिए 2025 में मैंने 22 से और 25 में बहुत अंतर हो गया। तो 25 में जो अभी हम लोग देख रहे 24-25 में, तो 2 साल में देखिए हम लोग बनाए आनंद मार्ग, जो आप देख रहे कितना खूबसूरत हो गया, बिल्कुल स्मार्ट है ना, नाला रोड को। फिर हम लोग उसी तरह से सारे स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए पूरा मोटिवेशन किया। सभी स्कूलों को लाइब्रेरी, बाथरूम, पानी की व्यवस्था, सारा चीज़ का बंदोबस्त किया। फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ जो हाई स्कूल है पहाड़ी पर, आदर्श स्कूल, उसमें बहुत सा चीज़ की कमियाँ था। 10 क्लास तक है, बढ़िया से ना लाइब्रेरी है, ना बच्चों को शिक्षा के लिए, ना बाथरूम है, ना सारा चीज़ की कमियाँ था। हमने पूरा नया स्ट्रक्चर तैयार कराने के लिए हम लोग सरकार के पास विभाग को भेजा, है ना, और सरकार ने इस बात को स्वीकृति दी। और देखिए हम लोग टाउन के अंदर अभी 2 हाई स्कूल को, जो पहाड़ी पर वाला जो था, है ना, उसके जो छात्र थे वो दूसरा जगह पे वो सेटल किया। आदर्श स्कूल का फिर दूसरा जगह सेटल किया, वो टाउन स्कूल वाला में चले गए। तो 2 अभी फिलहाल हम लोग 10+12 का जो हाई स्कूल है उसको हम लोग नया स्ट्रक्चर दिया है, जो सारा बंदोबस्त रहेगा उसके अंदर। आपको सारा चीज़ वो लगेगा जो आज का आधुनिक स्कूल कॉलेज देखने को मिलता है, वो वैसा रहेगा। एकदम पूरा बढ़िया बाथरूम रहेगा, हॉल रहेगा, चाहे वो लाइब्रेरी रहेगा, क्लासरूम रहेगा, सभी चीज़ बंदोबस्त जो रहेगा, जो आज आधुनिक, जो आज के सिस्टम बोलता है कि भाई जो है वो सारी सी व्यवस्था रहेगा। तो अभी देखिए हम लोग उसके लिए 18 करोड़ सरकार से पास कराया। आदर्श स्कूल और नहीं हो सके कि हम कच्ची मिट्टी पर बैठे हैं, या बाथरूम नहीं है, पानी के बंदोबस्त नहीं है, या टीचर को या किसी को भी कोई शिकायत का अवसर नहीं, सभी स्कूलों में वाईफाई सारा अच्छी बंदोबस्त हुआ। एक चीज़ और है सर कि जो हमारे बिहार सिर्फ में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ के जो गरीब जो है, जो जिनका कोई किसी को तबीयत खराब होता है तो सही से यहाँ इलाज नहीं करवाते, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत काफ़ी पैसा देना पड़ता है। इसके लिए क्या सुविधा करवा रहे हैं सर? देखिए हम लोग शहर में जब हम लोग आए थे, मेयर बने थे, है ना, तो शहरी स्वास्थ्य केंद्र था 5 था, अभी हमारे यहाँ 10 हो गया है। 26 और नया बनवाने की हम लोग प्लानिंग विभाग को दिया है ना, जिससे हम लोग हर जगह जो है शहरी प्राथमिक उपचार केंद्र को खुलवा सके। और उसी के साथ मोहल्ला क्लिनिक एक आता है
जो मशीन के द्वारा लोगों को जांच कर देगा, खून पेशाब सारा चीज का, जितना भी तरह की बीमारी हो सारा चीज को वो टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी के द्वारा वो जांच होता है, जो बड़े बड़े टाउनों में शहरों में देखने को मिलता है। तो हम लोग हर मोहल्ले में स्वास्थ्य लाभ के लिए को अभी नया प्लानिंग बन रहा है कि हम लोग हर मोहल्ले में जो है क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का काम चालू कराए, जिससे जितने भी हमारे लोग हैं, परिवार है जो वंचित है, शोषित है, गरीब गुरबा जितने भी मजदूरी करते हैं, सभी लोग को इसका लाभ मिल सके, सरकार की योजना का लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। कहीं वो ठगाए नहीं, कभी इस तरह का उनमें मन में नहीं आए कि यार हम कहाँ इलाज करावे, मेरे पास पैसा नहीं, तो उनको वहाँ पर तुरंत इनका इलाज हो जाएगा। जो क्योंकि जो एजेंसी के द्वारा जो सब काम रहेगा, टेक्नोलॉजी जो विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो डॉक्टर भी रहेगा वहाँ पर जो सारा चीज़ उनको इलाज करेगा। सर एक चीज़ और, जो हमारे बिहार में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, ऐसा दो जगह है कि भराव पे और पुल पे बहुत काफ़ी जाम लगते हैं। तो अब जाम की समस्या ऐसा है बाबा जी कि अभी देखिए जो भराव पर 119 करोड़ रुपए का जो ओवर ब्रिज बना है अभी तैयार नहीं पूर्ण रूप से हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो ऊपर से गाड़ियां भी पार करेगी, जो कारगिल चौक जाएगा, जो बीच में नहीं रुकना है तो निकल जाएगा वो, तो उससे भी हमारा लोड कम होगा रोड का। और प्लस नीचे क्या है, जो आप जो फल फलहरी की दुकान जो है ना, सब ओवर ब्रिज के नीचे आ जाएगा, तो रोड बिल्कुल खाली रहेगा, आने जाने की सही व्यवस्था रहेगा, तो उससे हम लोग निजात भी पाएंगे आपको पुल पर से, भराव पर से। अब पुल पे वाला सर समस्या कैसे सोल्व होगा? पुल पर वाला जब भराव पर मुंह हटेगा तो पुल पर भी होगा, वहाँ से भी आएगा ना, क्योंकि आधे किलोमीटर की दूरी है दोनों का। अगर ये जाम है तो आगे भी जाम हो जाता है। हाँ। एक चीज़ और सर की जो बिहार से स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, इसके लिए जो बूढ़ा बुजुर्ग एक्सरसाइज करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और लड़के के लिए रनअप के लिए, तो इसके लिए व्यवस्था क्या किया गया है बिहार? देखिए अभी हम लोग ओपन जिम है ना, ओपन जिम का हम लोग बोर्ड के द्वारा पास कर दिया है, जो अलग अलग जगह पे लगेगा ओपन जिम, जो सुबह सुबह जो अपना स्वास्थ्य लाभ जो पैदल चलते हैं पार्क उर्क में, तो उनके लिए ओपन जिम हम लोग लगवा रहे हैं। जैसे सुभाष पार्क में भी फ्री है, ओपन जिम में जाइए अपना कसरत कीजिए। उसी तरह से और भी जगह हम लोग अखाड़ा पर, नालंदा कॉलेज में दे रहे थे, फिर आपको अम्बेड चौराहा बगीचा पर पार्क में दे रहे थे ओपन जिम। प्लस क्या है कि अभी नया हम लोग एक पार्क बनवाए, फिटनेस पार्क है ना, जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है एकदम अंदर में है ना, पहतली में, जहाँ पर बहुत कचरा था, अभी आधुनिक एकदम है। तो वहाँ पर हर उम्र के लोग है ना, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, छात्र, सभी के लिए उसमें व्यवस्था है, जो आज आधुनिक मशीन से लेकर के जो पुराने सिस्टम है, व्यायाम इलोंग बिलोंग जो भी करना है, या खेल के द्वारा, जैसे हम लोग अभी वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, फिर टेनिस बॉल है, जिससे हमारा शरीर का पूरा काम करता है ना, तो वो सारा चीज़ वहाँ पर है फिटनेस पार्क में, जिसके द्वारा आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और सर कि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय, क्या मकसद है सर की चुनाव लड़ने का? निर्दलीय में ऐसा है ना बाबा जी कि हम निर्दलीय इसलिए कि जनता की आवाज़ बन के जाना चाहते हैं। अगर किसी भी पार्टी का टिकट भी लाते हैं तो बिना वोट को हम नहीं जीत सकते हैं। पार्टियां बहुत सी ऐसी पार्टियां जुड़ करके, ये 243 विधानसभा है पूरे राज्य में, उसमें बिहार से विधानसभा क्या होता है, गठबंधन के अनुसार सभी को अलग अलग देता है। ये भाजपा का सीट है, मैं जदयू का था, तो भाई हमें अगर अवसर नहीं मिलेगा तो हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो जनता हमको कैसे जानेगा? फिर हम अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी सोच को कैसे ला सकते हैं जनता के बीच में? तो इसीलिए हम लोग अभी जो हालात है कि भाई ये लगातार जो है भाजपा का सीट है, तो हमें अपना जनता दल यू से त्याग पत्र दे करके लोगों के बीच में जाने के लिए निर्दलीय मैं मन बनाया हूँ कि मैं निर्दलीय जा कर के जनता के बीच में मुझे अगर अवसर मिलता है, तो जिस तरह से मैं बिहार से नगर निगम क्षेत्र का सेवा दे रहा हूँ,
जिस तरह से मैं विकास कर रहा हूँ, जो देखने की चीज़ है, जो सभी तरह से रोड, गली नली, सारा चीज़ का, पानी का सही निकास, बिजली की सही निकास, और हर विभाग का ऊपर बात करना, हर जनता की बात को सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे रात तक हम उठाते हैं। फोन डायरेक्ट है, किसी भी समस्या उसको हम हल करते हैं, तो कोई भी पदाधिकारी के द्वारा उसको बात को पूरा कराते हैं। तो ये सब सारा चीज़ हमारे पास है। तो उसी तरह से हम लोग जो सेवे के लिए है, तो उसमें विधानसभा में अगर पहुँचते हैं तो हम अपनी बात का, जनता की बातों का, जनता को समस्याओं को, जो नगर निगम से हम समस्या हल नहीं कर सकते, वो विधानसभा में बात रख करके समस्या हल कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यातायात की साधन हो, पानी की साधन हो, बिजली की साधन हो, कृषि का मामला हो, या किसी भी मामला को हम। एक चीज़ और सर कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको सही समय पे खाद नहीं मिलता या बहुत काफ़ी महंगे दाम पे उनको लेना पड़ता है, इस पे क्या सुझाव देना? इस पर हम लोग योजना बनाएंगे ना, कि जो हम खाद जो देते हैं हम पंचायत स्तर पे देंगे जी। पंचायत स्तर पे हर किसान को ऑनलाइन जोड़ देंगे। जिनको खाद चाहिए वो अपना आवेदन देंगे, हमारा पंचायत स्तर पे खाद स्टॉक आएगा, और सभी किसानों को, है ना, सरकारी नियम के अनुसार। क्या होता है ना अभी सर, जो किसान जो खाद विक्रेता हैं, जो ये भी 266 रुपये मूल्य होता है, उनको 400 रुपये, 300, 350, 400, 500 रुपये तक के यूरिया खाद मिलता है। उसकी बात क्या है कि जो खाद होता है, सरकार जो कंपनी के द्वारा एजेंसी होता है जी, तो एजेंसी के द्वारा जाता है किसानों तक, ठीक है ना। विभाग के द्वारा एजेंसी मंगवाता है, तो एजेंसी पैसा लगाता है तो मुनाफा भी कमाता है। हम कहते एजेंसी से मतलब ही नहीं है, हम सारा अधिकार अपने पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड अधिकारियों पर रखेंगे, जिससे हम सुसज्जित ढंग से काम कर सके। तो जो हम प्रखंड पदाधिकारी रखेंगे, तो बीडीओ है, तो बीडीओ साहब के द्वारा हर पंचायत से जोड़े हुए जिला परिषद है, मुखिया है, जितने भी प्रतिनिधि है, वार्ड परिषद है, पंचायत पैक्स अध्यक्ष, तो सभी को जोड़ के रखेंगे, और उनके द्वारा हर किसान को हम योजनाबद्ध तरीका से, जो आसान से, सहूलियत से, जितना भी तरह के होगा, अपनी विधानसभा में बात को रखेंगे कि अगर पैसा हो या ना हो किसान के पास, उनको खाद चाहिए, बिजली चाहिए, रसायन चाहिए, तो हम कौन सा ऐसा सिस्टम लाए जिससे हम बिना पैसे का, उनको क्रेडिट पर, बिना ब्याज का, बिना इन्वेस्टमेंट का, हम उनको खेती के लिए खाद, बीज और रसायन दें। ये सारा हम लोग लाएंगे कि कोई भी किसान को पैसा ना भी है तो भी हम उनको खाद दें क्रेडिट पे, कि जब उनका अनाज हो जाए तो अनाज बेच करके हमको पैसा अदा कर दे। सर एक क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे कि किसान तो अपना फसल उपजा लेते हैं, उनका रेट अपने तय नहीं कर पाते, क्योंकि तो बड़े बड़े कंपनियां अपना जो प्रोडक्ट बनाता है वो अपना रेट खुद तय करता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उसके पीछे एक रीजन है। अभी तक हम लोग एक चीज को सोच के चले हैं कि किसान अपना सभी तरह का अनाज उपजाते हैं समय समय पे, धान है, गेहूं है, मक्का, जो भी है सारा चीज को, पर किसी भी किसान का पास आप जल्दी नहीं देखिएगा कि अनाज भंडारण है उनके पास। हम अनाज उपजाए और अनाज को रखना कहाँ है, उनके पास कोई भी साधन नहीं है। अनाज उपजाने के बाद वो डायरेक्ट चाहे पंचायत में भेजते, मैंने व्यापारियों के हाथे बेचते, चाहे सरकार के पास बेचे या प्राइवेट बेचे, उसको बेचना पड़ जाता है, रखने की उनके पास जगह नहीं है, तो उसका लाभ भी उनको नहीं मिलता है। किसान को सही ना मजदूरी मिलता है, अगला जिंदगी में उनकी बदलाव आता। अगर हम अनाज भंडार बनाए, सरकार में हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो हर किसान के लिए मैंने अनाज भंडार के लिए सब्सिडी दिलाएंगे। 60% हम लोग कहेंगे कि हर किसान अपना अनाज भंडार बनाइए, गोडाउन बनाइए, मैं आपको सरकार के द्वारा 60% सब्सिडी दिलाऊंगा। अब जो जिनके पास 10 बीघा खेती है, अब उनका अनाज उपजेगा तो चाहिए ना 2-4 कट्ठा का तो जमीन चाहिए ना, जिसमें भंडार रख सके, जो अपना खेती का जो यंत्र है वो भी रख सके। तो कुछ भी जगह रखने की जगह नहीं है, तो हम लोग उनको जोड़ेंगे कि अनाज भंडार बनाओगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब जैसे अक्टूबर में धान कटा और वो तुरंत बेच देगा, उसको तो सही मूल्य मिलेगा नहीं। अगर उसको सही मूल्य कब मिलेगा,
जब आप उसको बाजार उठता हुआ देखे तो भंडार में जो रखा हुआ अनाज है उसको बेचे, या उसको जरूरत पड़े तब बेचे। शादी ब्याह है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, दुख दर्द है तो बेचे। तो अनाज का सही मूल्य समझ में आएगा, किसान को सही रेट समझ में आएगा और उनका वक्त पे काम आएगा। तो ये अनाज भंडार जब तक नहीं बनाएगा किसान के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो आप लोग सर से जो भी बात सुने हो आप लोगों को कैसा लगा, जो कमेंट बॉक्स में जरूर